Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about how the वतन जागीर turned into independent states later on. कि किस प्रकार शुरुआत में जो वतन जागीर दी गई थी मुगलों के द्वारा धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राज्य बनते चले गए. अब वतन जागीर क्या थी? एक particular area to collect revenue as well as to do the military rule or to maintain the military or to maintain the army there. And these authorities were given by the Mughal Empire. मुगल एम्पायर था उसके द्वारा किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को शासन करने के लिए जगह दे दी जाए कि यहाँ से आप रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन की प्रशासन भी आप संभालेंगे. एंड इट इज हेरिडिटरी, इट वाज हेरिडिटरी. वो हेरिडिटरी होती थी कि आप वहां शासन करें और आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन उस प्रशासन कर सकती है. वतन जागीर क्या थी? हेरिडिटरी थी. तो पहले वतन जागीर वो पार्टिकुलर एरिया जो किसी भी शासक को शासन करने के लिए स्वतंत्र तौर पर दिया जाता था कि आप कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, प्रशासन चलाएंगे. ये हेरिडिटरी थी, यानी आपसे आगे आने वाले जनरेशन भी प्रशासन कर सकती है. बाकी जागीर क्या होती? ट्रांसफरेबल होती थी, लेकिन वतन जागीर ट्रांसफरेबल नहीं थी, वो हेरिडिटरी होती थी. अब वो वतन जागीर से ज्यादातर राजपूत शासक हमने पढ़ा था. एग्जांपल जोधपुर का राजा अजीत सिंह, फिर हमने पढ़ा अम्बेर का सवाई राजा जय सिंह, जिन्होंने धीरे धीरे अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना लिए थे. अब हमारे सामने फिर है नया कि हमारे यहाँ फिर नए शासक तो थे वो कि जो मुगलों के कभी न कभी सहयोगी रहे, चाहे तो वो गवर्नर बनाए गए थे मुगलों के द्वारा. जैसे अवध का एग्जांपल देखा हमने, बंगाल का देखा, हैदराबाद का देखा. उसके बाद वतन जागीर देखी जो कि मुगलों के द्वारा एक इंडिपेंडेंट एक अथॉरिटी दी गई थी, उन्होंने फिर शासन करना शुरू कर दिया. लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे थे जिन्होंने की कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस के द्वारा अपना शासन स्थापित किया. लगातार विरोध करने के बाद, लगातार उनके खिलाफ लड़ते हुए मुगलों के अपना शासन स्थापित किया. तो इसमें है सेजिंग इंडिपेंडेंस. सेजिंग होता है सेज किसी के चीज पर कब्जा करना, यानी किसके ऊपर आजादी प्राप्त करना, फोर्सिबली, यानी दूसरे को फोर्स करके आजादी प्राप्त करना, युद्ध लड़के आजादी प्राप्त करना, संघर्ष करके आजादी प्राप्त करना. तो किस प्रकार मुगलों से आजादी प्राप्त की, नए स्टेट्स बनाए. इन्हीं में सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिख, उसके बाद मराठा और उसके बाद जाट. तो सबसे पहले सिख आज हम देखते ज्यादातर कौन से इलाके से बिलोंग करते हैं? पंजाब. जो प्रेजेंट डे पंजाब है उसके अंदर 18वीं सेंचुरी में एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन बनी, एक नया समूह बना जिसने शासन संभाला, वो था ग्रुप सिख. अब इन्होंने किस प्रकार शासन की स्थापना की थी? इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई शासन की, तो वो निभाई गुरु गोविंद सिंह ने. गुरु गोविंद सिंह ने एक अलग व्यवस्था शुरू की थी, एक अलग समूह की स्थापना की, जिसका नाम था खालसा, कि खालसा पंथ की स्थापना की थी. इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699 में. 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी. एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया था, संगठन बनाया था अपना सिखों का, और उसके तहत इन्होंने लगातार किसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ. लगातार मुगलों के खिलाफ और राजपूत जो शासक थे उनके खिलाफ आंदोलन चलाए, उनके खिलाफ संघर्ष किया, उनके खिलाफ युद्ध लड़े और लगातार अपनी लड़ाई जारी रखी. इनकी मृत्यु के उपरांत जब इनकी डेथ हो गई, इनकी डेथ कब हुई? 1708 में. 1708 में जब गुरु गोविंद सिंह की डेथ हुई, तो उसके बाद ये जो खालसा ग्रुप था इसने अपना संघर्ष जारी रखा, अपने युद्ध जारी रखे. उनका नया लीडर कौन बन गया? बंदा बहादुर. यानी गुरु गोविंद सिंह के बाद नया लीडर कौन बना? बंदा बहादुर. उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और कब तक जारी रखी? 1715 तक. क्यों 1715 तक? 1715 में बंदा बहादुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया मुगल अंपायर के द्वारा और एम्परर के द्वारा. उसके बाद उनको 1716 में अगले ही साल इनको फांसी पर लटका दिया, इनको मार दिया गया. तो तब तक इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा. इसी दौरान इन्होंने एक पार्टिकुलर एरिया अगर बात करें तो कहां से कहां तक? सतलज, दो नदियां हैं, सतलज से लेकर यमुना, इन दो नदियों के बीच के एरिया के ऊपर अपना खुद का प्रशासन स्थापित कर दिया बंदा बहादुर ने, और अपने खुद के सिक्के जारी कर दिए. प्रशासनिक तौर पर वहां शासन करना और अपनी खुद की करेंसी जारी कर दी गई. किसके नाम पर? गुरु नानक देव जी के नाम पर और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर. अलग से करेंसी जारी कर दी, प्रशासनिक तौर पर वहां अपना नियंत्रण कर लिया था. इस इलाके में जो सतलज और यमुना रिवर के बीच का इलाका था इसके अंदर. अब धीरे धीरे फिर जैसे उनकी डेथ हुई तो उसके बाद फिर वापिस एक बार के लिए परेशानी आई जो सिख प्रांत था उसमें, लेकिन धीरे धीरे फिर वापस संगठन बनने शुरू हो गए, फिर यूनाइट होने शुरू हो गए. फिर उन्होंने अपने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए. किसने? सिखों ने. सिख जो थे इन्होंने 18वीं सेंचुरी में वापस कुछ महत्वपूर्ण शासक, एबल रूलर्स जो सक्षम थे, उन्होंने वापस ग्रुप बनाने शुरू कर दिए. शुरू में जो ग्रुप बनाया उन्होंने इकट्ठे हुए, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया उन्होंने सिखों का, उसको जत्था बोला गया, और लेटर ऑन इट वाज कॉल्ड मिशंस. फिर उसका नाम बदल के कर दिया गया मिशंस. तो ये किसके थे? ये सिख ग्रुप हैं. ये सिख संगठनों के जो ग्रुप है, जो सिख संगठन थे, जो सिख ऑर्गेनाइजेशन के नाम है जत्था, पहले जत्था बोला गया. एक ग्रुप
ए बैंड, समूह, जिसके अंदर कि वो योद्धा के तौर पर इकट्ठे होते थे। उसके बाद उसका नाम रख दिया गया था मिशल्स। तो उन्होंने वापस अपने आप को यूनाइट किया और एक बड़ा समूह, जब अलग अलग समूह इकट्ठे होते चले गए, एक बड़ी सेना बना ली, यानी एक अलग अलग ग्रुप बनाए सिखों के। उनके बाद सबने मिलकर ये लड़ने की सोची, तो उसको क्या बोला गया, पूरे ग्रुप को बोला गया दल खालसा। यानी एक एक संगठन था, उसको खालसा, उसके बाद जत्था या मिशन बोला गया। लेकिन जब सभी इकट्ठे मिलकर उन्होंने एक पूरी सेना, संगठित सेना बना ली, मजबूत सेना बना ली, उसको बोला गया दल खालसा। कंबाइंड फोर्सेस को क्या बोला गया, दल खालसा। तो इसके द्वारा इनका शासन आसान हो सकता था कि इसी इकट्ठे होके फिर उन्होंने वापस लड़ना शुरू किया मुगलों के खिलाफ। पहले तो इन्होंने धीरे धीरे जब ये इसके लिए लड़ने के लिए अपनी नीतियां बनाते, तो इन्होंने दो महत्वपूर्ण ओकेजन सेलेक्ट किए। दो महत्वपूर्ण ओकेजन कौन से, एक तो बैसाखी और एक दीपावली। बैसाखी और दीपावली के ऊपर ये लोग मिलते और वहां डिसाइड करते व्हाट टू बी डन इन द नेक्स्ट, कि हमें आगे करना क्या है। आगे का डिसीजन लेने के लिए दो फेस्टिवल थे इनके दौरान, अमृतसर में मिलते कहा, अमृतसर में मीटिंग होती थी। और कब, महत्वपूर्ण दो फेस्टिवल थे, बैसाखी और दिवाली के समय पर मिलते और उसको बोलते कि उस टाइम पर गुरुमत, कि गुरुमत, गुरु की वाणी, गुरु के विचार, कि हमें आगे मिलके कि हमारे लिए क्या आदेश, हमें आगे क्या करना है, तो उसमें डिसीजन लेते। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक नई परंपरा भी चलाई इन्होंने। नई परंपरा कौन सी चलाई, जिस एरिया में इन्होंने शासन किया उस एरिया में नई परंपरा चलाई कि जो कल्टीवेटर्स हैं, जो किसान है, जो पीजेंट्स, फार्मर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, उनको किसी प्रकार से कोई दूसरा परेशान न करे। लेकिन इसके बदले में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 20% टैक्स लगा दिया उनके टोटल प्रोड्यूस पर, यानी उनका जो प्रोडक्शन होगा उसके लिए 20% जो ये शासन चलाएंगे दल खालसा है ये ले लेगा, उसके बदले में उनको पूरी प्रोडक्शन दी जाएगी। अब उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे फिर वापिस इनके अंदर इंस्पिरेशन शासन करने की जो इच्छा थी वो किसने आगे जगाई थी, हमने शुरू में पढ़ा, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और इनको बोला था कि राज करेगा खालसा। इनको इंस्पायर किया कि खालसा यानी हम लोग, हम राज करने के लिए पैदा हुए, हम शासन करेंगे। और इन्होंने धीरे धीरे इस प्रकार अपना खुद का शासन वापस स्थापित कर दिया। यानी बीच में जब बंदा बहादुर की डेथ हुई उसके बाद थोड़ा कमजोर पड़ गया था शासन, लेकिन 1765 तक फिर वापस नियंत्रण कर लिया गया शासन के ऊपर। खासकर जो पंजाब वाला बेल्ट है, इसी की अगर बात करें तो पंजाब वाला जो बेल्ट है इसी की बात करें तो यहाँ 1765 तक फिर इन्होंने वापस अपना नियंत्रण कर लिया। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या है कि अलग अलग एरिया में इन्होंने सबसे पहले तो मुगल जो गवर्नर थे उनके खिलाफ विरोध किया, उसके बाद जो बाकी मुगल शासक रहे उनके खिलाफ विरोध किया और धीरे धीरे अपना शासन स्थापित किया। अब धीरे धीरे वापस ब्रेक डाउन होने, अलग अलग समूह बढ़ने शुरू हो गए पंजाब के अंदर। लेकिन फिर वापस महाराजा रणजीत सिंह ने इनको फिर यूनाइट किया, फिर संगठित किया और 1799 में पंजाब प्रांत की स्थापना की, एक मजबूत पंजाब प्रांत की स्थापना की। तो ये था सिखों के बारे में, किस प्रकार वो पावर में है। ये लगातार संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष करे, युद्ध लड़ा इन्होंने किनके खिलाफ, जो भी और पावर्स थी उनके खिलाफ, चाहे वो राजपूत रहे हो चाहे मुगल रहे हो, उनके खिलाफ। शुरुआत किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। उन्होंने इंस्पायर किया, अलग संगठन बना, इसका नाम खालसा रखा। जब छोटे छोटे खालसा, छोटे छोटे ग्रुप इकट्ठे हुए उनको दल खालसा बोला गया पूरी सेना को। इन्होंने मिलकर शासन करने के लिए आगे संघर्ष किया। सबसे पहले किसने, गुरु गोविंद सिंह जी ने। उसके बाद इनकी डेथ के बाद 1708 में का देहांत हो गया, तो उसके बाद बंदा बहादुर ने। और जब बंदा बहादुर को भी 1716 में मौत के घाट उतार दिया गया मुगल शासक के द्वारा, तो उसके बाद वापिस जो महत्वपूर्ण शासक, उसमें जो सक्षम शासक थे उन्होंने आए, फिर वापस यूनाइट करना शुरू किया। 1765 तक अपना वापस शासन स्थापित कर दिया गया, एरिया भी बढ़ा दिया गया। शुरुआत में बंदा बहादुर के टाइम पर कौन सा एरिया था, सतलज से यमुना तक। अब इसको कहां से, इंडस से यमुना, इंडस रिवर से यमुना तक इन्होंने अपना शासन स्थापित कर दिया। वापस सिक्के अपने नाम से जारी कर दिए, जैसे पहले सिक्के जारी किए गए थे बंदा बहादुर के टाइम पर, करेंसी नहीं जारी कर दी गई थी, किसके नाम पर, गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव जी के नाम पर वापस वो सिक्के जारी कर दिए गए, शासन वापस स्थापित कर दिया गया। और महाराजा रणजीत सिंह ने एक मजबूत पंजाब राज्य की वापस स्थापना की, सबको इकट्ठा करके, यूनाइट करके सारे ग्रुप को। In the next class we will continue with the Marathas, how they come to power. If you have any doubt then you can ask. Thank you and have a nice day.